Praveen, now we are live. Sir, we are live now. सभी बच्चों को नमस्कार, सभी पेरेंट्स को नमस्कार, सभी अध्यापकगण को प्रणाम। हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आप जैसा कि जानते हैं कि ये अधिवेशन 45वां अधिवेशन ना 45th, तो काफी लंबा सफर रहा। हम लोग तय करते आए, कभी प्रकाश के बारे में चर्चा किया, कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा किया, कभी भूमंडल के बारे में चर्चा किया, कभी मृदा के बारे में चर्चा किया। बहुत तरह के हम लोगों ने लेक्चर्स देखे। अच्छा मतलब नॉलेज भी मिला कि जो बेसिक भी था, जीरो लेवल से लेते हुए आपको ऊपर हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय बहिष्कार अभियान के तहत IIT इंदौर में कर रहे हैं, जिसके लिए हमें सपोर्ट मिल रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के थ्रू सपोर्ट मिल रहा है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज जो कि 45वां अधिवेशन है, उसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रकाश और उसके बहुआयामी उपयोग के बारे में। आज हमारे साथ प्रोफेसर मुकेश कुमार जी हैं, जो कि IIT इंदौर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं। उनके बारे में परिचय कराने के लिए मैं डॉक्टर अजय कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि उनका परिचय कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। सभी को नमस्कार, खासकर सभी बच्चों को और अध्यापक बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि डॉक्टर शुक्ला ने बताया, आज हमारे बीच डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं। आई थिंक मेरा स्लाइड दिख रहा होगा आपको। हाँ दिख रहा है जी। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकेश कुमार जी, जो कि प्राध्यापक हैं विद्युतीय अभियांत्रिकी विभाग, इसको लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ज्यादा पॉपुलर नाम है, हिंदी में थोड़ा सा बोलना मुश्किल रहता है। में प्रोफेसर है और जैसा कि हम सारे हर बार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं, उनकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि ये हमारे बच्चों को ऐसा आभास हो कि आप भी साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आप अपना एक उद्देश्य निर्धारित करेंगे, तो आप भी हम लोगों के साथ आके देश के आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आप अपना और अपने साथ साथ अपने आसपास तथा देश सबका विकास कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे मुकेश जी से हमारा सबका पुराना परिचय है, हमारे बहुत अच्छे कलीग हैं और बहुत ही मृदुभाषी और सौम्य व्यक्तित्व के धनी पर्सनालिटी है उनकी। और उनके अगर एजुकेशन की बात करें तो ये मूलतः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर से बिलोंग करते हैं और इनका जो मास्टर डिग्री है वो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जिसको हम लोग IIT खड़गपुर बोलते हैं इन जनरल, वहां से किया। और इसके बाद वो शोध कार्य के लिए जापान चले गए। जापान में उन्होंने टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया और वहां से PhD डिग्री उनको अवार्ड हुई। अगर उनके कुछ अवार्ड और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो वो सीनियर मेंबर हैं IEEE में। ये क्या होता है मैं ये भी बताता हूँ। कुछ विषय विशेष पर बहुत सारे लोगों के एक संगठन या ग्रुप होता है या सोसाइटी होती है जो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ लोग काम करते हैं, एक सोसाइटी IEEE। तो IEEE सोसाइटी में कुछ जो चुनिंदा लोग हैं जो उस फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं, वो लोग उसके मेंबर बनते हैं, उसके फेलो बनते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोगों को एक रिकॉग्निशन मिलता है कि ये लोग उतने एलिजिबल है, ऐसा काम किया उस फील्ड में कि उसमें वो लोग उसके सहभागी हैं। तो प्रोफेसर मुकेश जो है वो सीनियर मेंबर है IEEE के। इसके अलावा लाइफ फेलो है। जैसे फेलो भी अपने आप में बड़ी उपाधि है। ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सोसाइटी है जो ऑप्टिक्स या फिर प्रकाश से संबंधित कार्यों पर काम करती है, वैसे ही वो लाइफ मेंबर है मटीरियल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के। ये ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पर ऑप्टिकल या फिर मटेरियल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित काम होते हैं और काफी जो भी विषय विशेषज्ञ हैं दुनिया भर के, वो उस पर जुड़ते हैं। वो ये उनके भी पार्ट हैं।
और अगर इनको एकेडमिक फेलोशिप या अवार्ड की बात करें तो जापानीज गवर्नमेंट से इनको फेलोशिप मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। इसके अलावा फंडिंग इनको मिला था फ्रॉम ग्लोबल COE, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टू वर्क इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। बेसिकली ये यूएस में जाकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में काम करने के लिए भी इनको फेलोशिप मिला। और 2009 में जापानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस, बहुत कॉमन है JSPS, आप लोग शायद बच्चे भी नहीं जानते होंगे, जो रिसर्च करते हैं जापान, बहुत सारे ऐसे लोग जो जापान से बाहर रहते हैं उनको अपने यहाँ बुला के रिसर्च कराने के लिए मोटिवेट करता है, फेलोशिप भी देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो वो भी इनको फेलोशिप वहां से मिला हुआ है। ये सारा कहने का एक ही मकसद है कि अगर आप अपनी पढ़ाई में अच्छे हैं और आप कुछ एक विषय विशेष पे बढ़िया से काम करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ आप जाके बिना पैसे के भी आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी फंडिंग के ऑप्शन मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं उनके वर्क एक्सपीरियंस की तो अभी इस समय वो प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और आपको प्रोफेसर है तो पहले इन्होंने यहाँ पर कुछ समय काम किया है एज असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर। इसके साथ साथ वो थापर यूनिवर्सिटी है पटियाला में, वहां पर भी करीब 4 साल उन्होंने काम किया था। और उसके पहले उन्होंने पोस्ट डॉक्टर रिसर्च भी टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान में ही किया। और बीच में जैसा मैंने कहा कि इनको एक फेलोशिप मिली थी तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को विजिट किया था। और अगर उनके रिसर्च एक्सपर्टीज की बात करें तो ये थोड़ा सा शायद हम लोगों के समझ से अभी ज्यादा होगा, लेकिन मैं अगर इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो प्रोफेसर मुकेश जो लाइट और मटेरियल दो चीजें हैं, प्रकाश और साथ साथ बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उनके बीच का इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने से बहुत सारी नई चीजें निकल के आती है। ठीक, वो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, उस इंटरेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और इंटरेक्शन से कंट्रोल होने से उसके क्या नए उपयोग हो सकते हैं, उन उपयोगों को कैसे समझा जाए और लैब स्केल पर कैसे दिखाया जाए, ये सारा ये अपने लैब में करने की कोशिश करते हैं। शायद मुकेश जी मैं आप सहमत होंगे और ज्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट ये वो ओवरऑल करना चाहते हैं। बाकी नाम तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे वो उपयोग सेंसर में भी हो सकता है, उनका वो उपयोग कुछ डिवाइस को छोटा करने में, जिसको और छोटे साइज में बना के करने में हो सकता है, लाइट को डिटेक्ट करने में हो सकता है, जैसा कि उन्होंने यहाँ लिखा है। बट लाइट का मटेरियल के साथ इंटरेक्शन होने से क्या नए नए एस्पेक्ट निकलते हैं और उसको कैसे नए नए जगहों पर उपयोग किया जाए, उस पर विषय पर काम करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने विषय दिया है आई थिंक बहुत ही रिलेवेंट है, और उनका इस एरिया में बहुत ही अच्छा एक्सपर्टीज है, बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो आज शायद हम उसको एंजॉय करेंगे आज लेक्चर के माध्यम से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं परिचय को समाप्त करूंगा और प्रोफेसर मुकेश से निवेदन करूंगा कि वो आज अपने वक्तव्य से जो भी हमारे बच्चे हैं और इवन जो शिक्षक साथी हैं सबको थोड़ा सा मोटिवेट भी करें, कैसे वो लोग एक जो रिसर्च की मुख्य धारा है उस पर वो लोग आगे बढ़कर आए हैं। अभी वो लोग एक 6वीं से 8वीं क्लास में हैं बच्चे हमारे, अगले 4-5 साल में सारे बच्चे यहाँ आएंगे। तो प्रोफेसर मुकेश जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुशवाहा और डॉक्टर नीरज जी ये अवसर देने के लिए मुझे। पहले तो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। जी जी दिख रहा है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार, और शिक्षक गणों को और कुछ अभिभावक गण हैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं थोड़ा स्क्रीन बढ़ा लेता हूँ। फुल स्क्रीन पे जाएंगे तो हाँ अभी ठीक है? नहीं सर थोड़ा समय ले रहा, हो गया सर। हाँ हाँ प्लीज ठीक है ठीक। हाँ तो आशा करूंगा कि मैं आपको, जैसा टॉपिक का नाम भी प्रकाश से संबंधित है, तो थोड़ा सा अंधकार, पूरा अंधकार नहीं है, आपको पहले ही प्रकाश के बारे में काफी कुछ पता है, तो फिर भी थोड़ा सा अंधकार से या थोड़े से प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा मैं। तो हम यहाँ पे एक तो प्रकाश का जो बेसिक है उसके क्या होता है, और जो ज्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा उसके अलग अलग
आधुनिक उपयोग क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बच्चों को अवगत कराऊंगा। तो जैसा हम पहले से सुनते आए हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान भी है, और यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, ब्रह्मांड बनाया था, तो वहां पर प्रकाश की उत्पत्ति हुई थी। उसने बोला था कि सब जगह प्रकाश हो। वहीं से उसके बारे में कैसे प्रकाश की उत्पत्ति, वो हम मनुष्य को के लिए जानना मुश्किल है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप टोटल कर ले 95% होता है डार्क मैटर, जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम ऑलमोस्ट नहीं पता कर सकते। जिसके बारे में पता कर सकते हैं वो 5% है, और उसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो भी हम काफी हद तक अंधकार से प्रकाश की ओर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। साइंस की बात कर रहा हूँ। तो प्रकाश पहले से रहा है हम मानव के हमारे जीवन में, और ये हमारी सभी, जैसे मैंने लिखा भी है, सभी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए ये एक मूलभूत आवश्यकता है। आप तुलना भी कर सकते हैं पहले पुराने जमाने से, थोड़ा जब लाइट कम थी और अब है, तो थोड़ा कठिनाइयां कम हुई है उसको लेके। तो ये हमारी एक मूलभूत आवश्यकता रही है। ठीक है। तो इसके अलावा प्रकाश का महत्व बहुत है। ये अच्छाई का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा भी है, कहीं से कॉपी किया है, ये शुद्धता का, अच्छाई का, स्पष्टता का प्रतीक है। और एनलाइटमेंट कैसे, ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान का प्रतीक है। इसका अपना कई धर्मों में धार्मिक महत्व भी है। विशिष्ट पावर, विशिष्ट शक्तियों से भी इसका संबंध है। जैसे हमने देखा होगा, कई बार हमने प्रतिमाएं देखी होंगी देवताओं की, उनके पीछे एक प्रकाशित वो रहता है ना। तो वो एक प्रकाश का अपना महत्व पहले से रहा है, लगभग सभी धर्मों में ये रहा है। तो प्रकाश, आपने कई सारे व्याख्यान सुने हैं प्रकाश पे, तो थोड़ी सी मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ। प्रकाश एक तरह से ऊर्जा है, और ये एक माध्यम है जिससे हम संसार में चीजों को देख सकते हैं, वस्तुओं को देखने में समर्थ होते हैं। और जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है और परावर्तित होकर वापस हमारी आंखों पे आता है, तब हमें चीजें दिखाई देती है। ये हमें पता है। ये थोड़ा सा मैं, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पहले मिस कर दिया, जिनको नहीं पता, उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा है, और ये चीजों को देखने में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। प्रकाश जिस चीज पे पड़ता है, परावर्तित होके टकरा के वापस जब हमारी आंखों में आता है, तो हमें चीजें दिखाई देती है। ये एक मूलभूत चीज। प्रकाश, दूसरे कुछ खास गुण जो है प्रकाश के, वो इस तरह से है कि सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। जैसे यहाँ भी दिखाया गया, इसमें अगर आप एक कागजों में सीधे सीधे होल कर ले, उधर मोमबत्ती रखे, इधर से देखें, तो आपको दिखाई देगी ये लो जो है मोमबत्ती की। अगर आप थोड़ा सा इसको हटा दें एक आध को, तो वो नहीं दिखाई देगी उतनी। तो प्रकाश, इसका अर्थ ये निकलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश का वेग, प्रकाश कितनी तेज चलता है, वो यहाँ है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो मतलब 3 के आगे आप 8 जीरो लगा दें, 1 सेकंड में उतने मीटर चला जाता है प्रकाश, इतनी तेज चलता है। और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। और ये जहाँ पे हवा नहीं है, निर्वात है, वहां भी गमन कर सकता है, वहां भी चल सकता है। और अगर इसके सामने, प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी नॉन ट्रांसपेरेंट चीज आ जाए, तो उसकी ये शेडो बनाता है, उसकी छाया बनाता है तीक्ष्ण। ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत जरूरी चीज है, जो आज मैं जो बहुत बहुआयामी आपको उपयोग बताने वाला हूं, उसके लिए एक जरूरी चीज ये है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब है जिसके कणों के कंपन चलने की दिशा से के 90 कोण पे होते हैं। अगर ऐसे चल रही है तरंग, तो कंपन जो है उसके लंब, उसके
90 डिग्री पे होंगे, ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। जैसे आप रस्सी दीवार पे बांध दे और फिर उसको अपने हाथ से पकड़ के ऐसे करें तो वो जो तरंग बनेगी वो अनुदैर्ध्य तरंग होगी। दूसरा ये है, जैसे अगर हम ध्वनि देखें, साउंड, वो अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके कंपन जो है स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग को खींचे छोड़ दे तो उसी दिशा में कंपन करते हैं कण भी, जिस दिशा में वो चल रही है तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है, तो ये मतलब ध्वनि तरंगों से अलग है प्रकाश। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें जब प्रकाश चलता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र लगता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं वो लगता है साथ में। उसके साथ साथ चलता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, दोनों एक साथ चलते हैं उसी की वजह से ये, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे रहते हैं। तो विद्युत, इसके इन्हीं दोनों गुणों की वजह से इसको संचार में उपयोग किया जाता है, इसका कम्युनिकेशन में। अभी मैं वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा। प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी है, उसकी जो नेचर है, ये आप, मुझे लगता है कि आपने पहले थोड़ा सा सुना है, इसके बारे में पढ़ रखा है। दोहरी प्रकृति का मतलब है कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है, दोनों की तरह ये व्यवहार करता है। जैसे ये तरंग है, वो तो हम सीधे सीधे कि कुछ गुणों से सीधे समझ सकते हैं कि प्रकाश को डाला और किसी माध्यम से टकरा के वापस आ रहा है, तो वो एक उसकी तरंग प्रकृति को दिखाता है। और बहुत सारी तरंग प्रकृति हो सकती है, एक विवर्तन, डिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी तरंग। इसका जो कण है, कण, प्रकाश कण है, और प्रकाश कण को, क्वांटा को, उसको बोलते हैं फोटोन। अगर एक मेटल है, मेटल में आपको पता है चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त कण होते हैं। अगर उस पर आप प्रकाश डालें तो फोटोन हर एक एनर्जी, अपनी जो ऊर्जा है वो उन कणों को दे देगा, और पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो कण ऊर्जा लेके प्रकाश से बाहर आ सकते हैं सरफेस पे। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रकाशिकी प्रभाव टाइप से इसको बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि प्रकाश कण है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जहां आपको पता चलेगा कि प्रकाश कण है। दूसरी ऐसी घटनाएं होंगी जहां आपको पता चलेगा प्रकाश तरंग है। तो प्रकाश की दोनों प्रकृति होती है, जब वो चलता है दोनों फॉर्म में चलता है। ठीक है। दूसरा, प्रकाश की कई सारी घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, वो मैं उनमें से दो चार आपको बताऊंगा, फिर हम उपयोगों की तरफ थोड़ा सा बढ़ चलेंगे आगे। प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का परावर्तन मतलब टकरा के लौटना। प्रकाश का अपवर्तन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो थोड़ा भटक जाता है अपने मेन मूल पथ से। विवर्तन, वो छाया में प्रवेश कर जाता है, मैं थोड़ा बताऊंगा। प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का विक्षेपण है, डिस्पर्शन जिसको बोलते हैं। व्यतिकरण है, जिसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, सॉरी, ध्रुवण है, जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जिसका एक खास उपयोग है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं प्रकाश से संबंधित, तो वो सारी ना लेते हुए, क्योंकि वो बेसिक्स में आती है, मुझे लग रहा है वो आपने कहीं सुनी होगी, थोड़ा सा हम उपयोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। इनमें से दो चार मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे प्रकाश का परावर्तन है, ये एक अगर दर्पण या कोई एक मीडियम है, जब प्रकाश इधर पड़ता है तो टकरा के वापस लौटता है। और अगर ये अभिलंब डालें हम इस अगर माने ये एक दर्पण है, यहाँ अभिलंब डालें तो जितने कोण पे ये टकराया था, आपतित हुआ था, आपतित किरण जितने पे आए थे, आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। तो ये आपतित किरण है जो टकराई, जो वापस लौट के गई, उसको परावर्तित किरण, दोनों अभिलंब से उतनी कोण पे रहेगी। तो अभिलंब से नापे आपतन कोण बराबर होगा अभिलंब से नापे गए इस परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है, ये है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये प्रकाश की एक गुण है उसका, जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे वापस लौटेगा। दूसरा है मूलभूत घटना है जो, वो है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि अगर हम कहें दो अलग अलग माध्यम है, एक माध्यम है फिर दूसरा माध्यम, विरल का मतलब थोड़ा कम डेंस है वो,
फिर सघन माध्यम है, थोड़ा ज्यादा टाइटली बाउंड है उसके जो पार्टिकल्स है ना। तो जब जो प्रकाश की जो किरण है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सीधी जानी चाहिए, तो वो सीधी ना जाके क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो वो थोड़ा सा विरल से सघन में जाने पे अभिलंब की तरफ को झुक जाती है। यानी अगर ये एंगल आई है आपतित किरण का, तो अपवर्तित किरण का एंगल ये होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये कब है? जब विरल से सघन में जाती है। विरल से सघन में जाने पे वो बहुत बहुत स्पष्ट, अस्पष्ट शब्दों में कहूं तो डेंस होने की वजह से वो थोड़ा संकुचित फील करेगी और वो उधर झुक जाएगी। बहुत वेग से शब्दों में आपको बता रहा हूँ, है ना। दूसरा, अगर सघन से विरल में जाती है, घना माध्यम है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, फ्री फील करेगी, मुक्त फील करेगी। तो थोड़ा समझने के लिए है ना। तो वो यहां जाने के बजाय, मेरा मार्कर आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंटर थोड़ा दूर हट जाएगी अभिलंब से। यहाँ पे ये कोण आर, ये कोण आई और ये कोण आर दोनों अलग अलग। माध्यम एक है तो सेम रहेगा, सीधी चली जाएगी नॉर्मल। ठीक है, तो ये घटना है अपवर्त। अब दूसरा होता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। जैसे ये एक स्लिट आपने छोड़ दी, एक छिद्र बना दिया किसी ऑब्स्टिकल पे, किसी अवरोध पे, और यहाँ से लाइट दे दी आपने, तो ये छाया में थोड़ा सा मुड़ जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, और पर्दे पे देखें तो आपको वो हाईज एंड लोज दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। किनारों, अवरोध के किनारों पे थोड़ा मुड़ जाती है, ये होता है विवर्तन। ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन जिसको बोलते हैं। जैसे आप प्रिज्म ले, आपने बहुत सारे ने जिन्होंने जो 9वीं 10वीं में है, 11वीं 12वीं में, उन्होंने प्रिज्म वाला शायद प्रयोग करके भी देखा होगा। प्रिज्म आपने कांच का होता है, सूर्य की लाइट प्रकाश उस पर डाले, सूर्य हमें पता है 7 रंग उसमें नॉर्मल होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, नॉर्मली दिखाई नहीं देते, मतलब अगर उनको आप विक्षेपित कर दे तो वो दिखाई। तो प्रिज्म क्या करेगा, हर एक रंग को, हर एक रंग का विक्षेपण कोण अलग अलग हुआ, हर एक रंग को अलग जगह वो फोकस कर देगा। तो लाल यहाँ आएगा, नारंगी और ज्यादा विक्षेपित हो जाएगा, बैंगनी सबसे ज्यादा विक्षेपित होगा। तो इसका मतलब प्रिज्म आपके श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ देता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, है ना, जो आपके इंद्रधनुष वाले 7 वो होते हैं। लाल का विक्षेपण कोण सबसे कम रहता है इसमें। ये है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है। अब हम समझते हैं प्रकाश के उपयोग और आधुनिक उपयोग जो है, बहुआयामी उपयोग जिनको मैं बोल रहा हूं। तो बहुत सारे उपयोग हैं। तो जैसे मैंने बताया था, आप भी जानते हैं कि प्रकाश का अपना अध्यात्म में, हमारे धर्म में और दूसरे धर्मों में उपयोग है। ये हमारे बीच में रहा है, लेकिन इतना नहीं है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, उतना भी नहीं, उससे भी ज्यादा है। आधुनिक युग में, कल युग में इसका बहुत उपयोग है। संचार सबसे ज्यादा अभी जो हॉट एरिया है वो है संचार, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार में इसका उपयोग बताऊंगा कैसे। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले से रहा, काफी टाइम से। मनोरंजन के क्षेत्र में, डाटा जो है, भंडारण, सूचना एकत्रित करना, भंडार करना, उसके क्षेत्र में है प्रकाश का उपयोग। बाकी इंडस्ट्रीज में, औद्योगिक क्षेत्र में है, लेजर तकनीक में है, रक्षा में है, डिफेंस में, मिलिट्री उसके अपने उपयोग है उसके, और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम। अब आप, जब मैं कह रहा हूं संचार के क्षेत्र में है, तो संचार का जब हम बात करते हैं दूर संचार की, तो हमें जो प्रोफेसर ग्राहम बेल थे, उनका जो काम था वो हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने फोटोफोन बनाया था, और उन्होंने उस टाइम पे 1880 के आसपास ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाया था जो सूरज की किरणों पे आधारित था। उनका आविष्कार था वो, और वो एक क्रांति था, जिसको बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन एरा, सूचना युग, ये जो अभी चल रहा है, वो उस टाइम पे उस ब्रेक थ्रू था, क्रांति थी। और वो एक क्रांतिकारी कह सकते हैं आप उनको, वैज्ञानिक क्रांतिकारी। उनके प्रयोग से ये क्लियर हो गया था कि हाँ, कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में दूर बैठे हम शायद एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो उन्होंने उस टाइम पे इरादा तो था उनका
बोस्टन और कैम्ब्रिज को आपस में जोड़ने का दूर बैठे। उन्होंने थोड़ा सा किया भी था और काफी आम आदमी को पता नहीं चला था ये हो क्या रहा है, बट वो खुद ही जानते थे कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। जबरदस्त उपयोग था उसका उस टाइम पे, आने वाले टाइम में। तो ये हमें संचार के क्षेत्र में ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। हाँ जी, तो संचार में आप देखें तो प्रकाश की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप, एक चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप उसको ध्यान से देखें, उसमें रेडियो तरंगे होती हैं, उसमें माइक्रोवेव होती है, आपने सुना भी होगा, फिर अवरक्त तरंगे हैं, फिर कुछ जो है दृश्य प्रकाश है जो हमें दिखता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी है, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें, बहुत सारी है। तो जैसे जैसे मैं इधर लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रहा हूँ, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए उस पर ज्यादा से ज्यादा सूचना को लादा जा सकता है। आप उस पर लाद सकते हैं, उस पर भेज सकते हैं सूचना को। ये एक बहुत अच्छी चीज है। पहले पुराने जमाने, अभी भी माइक्रोवेव का और रेडियो वेव का उपयोग होता है संचार में। सूचना को उस पर मॉड्यूलेट करते हैं आप और उधर भेज देते हैं, जहाँ भेजना होता है वहां वो रिसीव की जाती है और उसको प्रोसेसिंग की जाती है और फिर आपको सूचना मिल जाती है आपके टीवी पे, आपके फोन पे, लैपटॉप पे, जहां जहां भी है। ये होता है। तो इन सब को बोलते हैं, रेडियो तरंगों को, माइक्रोवेव तरंगों को, इन सब को बोलते हैं वाहक तरंगे। ये ले जाती हैं आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी वाहक तरंग की, उतनी सूचना उसके ऊपर आप लाद सकते हैं। बैंडविड्थ जिसको बोलते हैं उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो जैसे आप देखते हैं, अगर इनकी आप तरंग दैर्ध्य देखें, वेवलेंथ देखें, रेडियो वेव्स की, लगभग जितनी बड़ी एक इमारत होती है उतनी होती है रफली, है ना, मीटर में अराउंड 1000 और सो। माइक्रोवेव थोड़ा सा कम नीचे आ जाती है, जितना मानव शरीर का आकार है उतनी होती है। अवरक्त के आसपास होती है, माइक्रोन में आप आ जाते हैं, सुई की नोक के बराबर। फिर आप विजिबल लाइट में आप आ जाए, जो हमें दिखाई देती है, देता है प्रकाश, रंग जो है हमारे, वो लगभग अमीबा के आकार के होते हैं। पैराबैंगनी किरणों की तरफ चले जाएं, वो लगभग अणु के आकार के होते हैं। धीरे धीरे चीज जो वेवलेंथ है वो छोटी होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है ना। तो ये एक इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझने का एक तरीका है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये सारी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इनकी अपनी वेवलेंथ है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी लिखी है नीचे। तो अगर आप रेडियो वेव को वाहक तरंगों की तरह आप उपयोग कर रहे हैं या माइक्रोवेव को कर रहे हैं और फिर आप लाइट को करने लगे, तो आपकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है लाइट में, तो उस पर ज्यादा सूचना ला सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू किया और वो एक दूसरी क्रांति थी संचार के क्षेत्र, है ना। जैसे आजकल जो है, पहले टाइम पे देखो आप, टेलीफोन के वायर होते थे, खंबे लगे होते थे, उनमें कोएक्सियल कॉपर के, एल्यूमिनियम के तार होते थे और उनसे टेलीफोन कनेक्ट होते। अब लगभग ऐसा नहीं है, लगभग अब ऑप्टिकल फाइबर बिछे हैं मिट्टी के नीचे। तो वो फर्क क्या था, पहले हम विद्युत के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे थे लंबी दूरी के लिए, अभी लंबी दूरी के लिए प्रकाश के जरिए हम ये कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है। लेकिन प्रकाश खुले वातावरण में बहुत अच्छा नहीं चलता सूचना को लेकर, वो वेदर वगैरह चेंज हो तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए और वो माध्यम है ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारे बाल जितना पतला होता है, बहुत पतला होता है, ग्लास का, सिलिका ग्लास का बना, उसमें लाइट को डालते हैं और बहुत लंबे लंबे किलोमीटर, उससे भी ज्यादा मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं। कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, BSNL, आइडिया, वोडाफोन, सब ने अपने अपने ऑप्टिकल फाइबर मिट्टी के नीचे डाल रखे हैं और अपने बड़े बड़े उपकरण लगा रखे हैं अपने स्टेशनों पे। तो ये एक चित्र आपको यहाँ से समझ जाएगा कि आप कैसे कनेक्टेड है प्रकाश के द्वारा, आप संचित है। बहुत सारी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन आपके सैटेलाइट से यहाँ तक बहुत सारे उपयोग हैं। तो प्रकाश आधारित सूचना संचार बहुत के द्वारा आपको बहुत बैंडविड्थ मिलती है जो जरूरी है। और इवन बहुत सारे देश भी आपस में ऑप्टिकली कनेक्टेड है, प्रकाश से जुड़े हुए हैं, प्रकाश के द्वारा सूचना संचारण हो रहा है उनके बीच में।
फाइबर बिछे हुए हैं समुद्रों के नीचे, महासागरों के नीचे, पनडुब्बियों में। तो ये बहुत बड़ा उपयोग है प्रकाश का, है ना। तो अगर आप प्रकाश तंतु को देखें, ऑप्टिकल फाइबर को देखें, मैंने बताया वो ये एक पिक्चर उसकी लगी है। एक केबल होता है, केबल के अंदर बहुत सारे प्रकाश के तंतु होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, हर एक में लाइट चलती है, पूरा केबल होता है। और इसी एक केबल में बहुत सारा डेटा, खूब सारा डेटा, साउंड वीडियो हमारे चलते रहते हैं। उनको ट्रांसमीटर रिसीवर साइड पे प्रोसेस करके हमारे हमारे पास तक यूजर तक पहुंचाया जाता है। तो प्रकाश तंतु में प्रकाश कैसे चलता है, इधर से ये प्रकाश तंतु है, अंदर कोर रहती है, इसमें ये कोर है, और बाहर चारों तरफ क्लैडिंग होती है, गोल रहता है, बाहर बेलनाकार रहता है वो, है ना। तो लाइट नॉर्मली कोर में ही चलती रहती है, बहुत थोड़ी बहुत ही क्लैडिंग में घुस जाती है, ज्यादातर कोर में ही रहती है। और इसका एंगल इतना रहता है कि परावर्तन अंदर हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इतने एंगल पे लाइट डालते हैं फाइबर के अंदर कि वो बाहर ना जाए, वापस इसी में जैसे ही क्लैडिंग का और कोर का इंटरफेस आएगा, वो वापस वहीं पे कोर के अंदर ही चलती रहेगी दूर तक। और प्रकाश तंतु का इस्तेमाल उपयोग जो है वो खाली संचार में नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों में होता है। सिविल इंजीनियरिंग में भी होता है, सेंसिंग में होता है, बहुत इस्तेमाल है उसका, मेडिकल में भी इस्तेमाल है उसका प्रकाश तंतु। ठीक है, फिर हम चले, ये तो था संचार के बारे में कि मैंने आपको बता दिया कि संचार में प्रकाश कितना उपयोगी है, उसके ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से, है ना, ज्यादा आवृत्ति की वजह से बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा है डेटा भंडारण, और ये भी नया, ये बहुत पहले से चला रहा है, थोड़ा सा कम हो गया है ये। आपने देखी होगी सीडी डीवीडी, है ना, उसमें प्रकाश के द्वारा सूचना को, और जो भी आपका उसमें है, पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो है, फोटोज है, डेटा है, वो लाइट डाल के लिखा जाता है, और लाइट डाल के ही, लेजर की लाइट डाल के ही पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो सीडी डीवीडी या ब्लू रे डिस्क हमने देखी है, और अभी भी उनको आप कहीं कहीं देख लेते होंगे। तो वो क्या है, प्रकाश द्वारा डाटा भंडारण का एक उपयोग है। तो कैसे करते हैं, लेजर से लिखी जाती है इंफॉर्मेशन, उस पर सूचना, और लेजर से ही रीड की जाती है ना। ये दूसरा उसका उपयोग। तीसरा बड़ा उपयोग क्या है, सौर ऊर्जा, सोलर सेल के आपने खूब सुना होगा उसके बारे में, है ना, सौर ऊर्जा के बारे में। और मेरे ख्याल से एक दो आपने व्याख्यान भी सुने होंगे इस पे। वो भी लाइट एक तरह से प्रकाश का एक बहुत बड़ा उपयोग है, जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश जो है उस पे जो ये सोलर सेल होता है उस पे पड़ता है, और प्रकाश को किस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, है ना। उसकी खास संरचना होती है, तो उस पे वो ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जो है, सूरज की जो ऊर्जा है, सिलिकॉन या दूसरे मटेरियल पे पड़ के आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। और बहुत उपयोग है इसका, लाइटें जल रही हैं, बहुत सारे सोलर हीटर्स हैं, दूसरे टाइप का उपयोग देखें आप, है ना, बहुत उपयोग है इसके सौर ऊर्जा के, है ना। दूसरा फिर चिकित्सा में जो इसका उपयोग है, वो पहले से रहा है, लाइट थेरेपी जिसको बोलते हैं, चर्म रोगों में, आंखों में, दूसरे और बहुत सारे उपयोगों में लाइट को डाल के थेरेपी की जाती है। इसके अलावा प्रकाश आधारित चिकित्सक उपकरण भी हैं बहुत सारे, जहाँ पे लाइट को डाल के डायग्नोज किया जाता है, कई बार ब्रेन को या ट्यूमर्स को या दूसरी चीजों को। तो वो लाइट बेस्ड बड़ी बड़ी मशीनें होती है जो काम आती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग है ना। तो संचार के क्षेत्र में उपयोग हो गया, बेसिक यूज हमें इसका पता है, डेटा भंडारण में उपयोग हो गया, सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग, ऐसे बहुत सारे चिकित्सा में, चिकित्सक उपकरणों में यूज हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया, है ना। इसके अलावा जो लेजर है, लेजर एक खास तरह का प्रकाश है, खास तरह का प्रकाश है। अगर आप उसकी फुल फॉर्म देखें, लेजर कोई मूल शब्द नहीं है, वो फुल फॉर्म के उसमें बना है, जैसे LASER, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट
L for light, A amplification by stimulated emission of radiation, यानी प्रकाश को एम्पलीफाई किया जाता है, उसका जो उसको बढ़ाया जाता है प्रकाश को, कैसे? उसके उत्सर्जन को स्टिमुलेट करके। तो प्रकाश को पैदा करना अपने आप में इतना आसान नहीं है। भगवान ने तो कर दिया है, सूरज चांद सितारे बना दिए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत काम किए गए, अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स बनाए गए, जिसके बाद में एलईडी और लेजर बने। तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों का उपयोग करके लेजर और एलईडी ये चीजें बनी है। बिना अर्धचालकों के भी है कुछ, लेकिन ये बहुत पॉपुलर हुए हैं अर्धचालक, ठीक है। और लेजर का अपना उपयोग है, लेजर के अपने उपयोग है। प्रकाश के जो है, प्रकाश एक लेजर है, वो लेजर एक प्रकाश है, उसके अपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज में है उसका। लेजर से चीजों को काटा जाता है, लेजर से वेल्डिंग की जाती है, लेजर से मेजरमेंट किया जाता है। अगर आप पुराने तरीके देखें मेजर करने के, जैसे आपको किसी चीज को मेजर करना है, छोटी सी है, तो उसको आप वर्नियर कैलिपर या पेंच मापी से, स्क्रू गेज से नापते हो, है ना। वो कांटेक्ट मेथड है, चीज को छूना पड़ेगा उसका उपयोग करने के लिए। लेकिन लाइट या लेजर ऐसी तकनीक देती है आपको कि बिना छुए आप मापन कर लेंगे उसका। जैसे ये एक तरीका है कि लाइट को छोड़ो, वो बता देगा कितनी दूरी है किसी टारगेट की, कितनी दूर है, वापस आगे बता देगा आपको, या कितनी साइज है उस चीज का, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये लेजर का अपना उपयोग है। इसके अलावा लेजर के उपयोग डिफेंस में भी है, मिलिट्री, आर्मी में फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर है, लेजर गन्स बनी है, लेजर गाइडेड मिसाइल्स है। मिसाइल्स को लेजर के द्वारा गाइड किया जाता है, वो अपने ठिकाने पे, दुश्मनों के ठिकाने पे जाके उनको जाके ध्वस्त कर सकते हैं। तो मिलिट्री में, आर्मी में, डिफेंस में इसके अपने एप्लीकेशन है लेजर। तो लेजर गन्स है और लेजर बहुत सारे हथियार हैं लेजर पे आधारित, है ना। यही सब के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा। और ये 2 कोट आपके सामने, एक प्रोफेसर सीवी रमन का है, आई एम द मास्टर ऑफ माय फेलियर, इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सफलताओं का मालिक हूं, अगर मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैं अपनी असफलताओं का मालिक हूँ, सॉरी, मैं अपनी असफलताओं का मालिक हूँ, अगर मैं कभी असफल नहीं होऊंगा तो मैं सीखूंगा कैसे। उन्होंने कहा था, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, वो सिखाती हैं। अगर आप असफल कभी हो जाए किसी विद्यार्थियों के लिए, किसी चीज में नंबर कम आ गए, तो उससे लेसन लें, सीखें, आगे बढ़े, रुके मत, सीखें और आगे बढ़े। आइंस्टाइन का एक कोट है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आपको जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज का ज्ञान हो, बट आप इमेजिन करें चीजों को, इमेजिन करेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, इमेजिन करेंगे तो आपको क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगी, आप फिर जानेंगे उसके बारे में, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, आप और ज्यादा प्रकाशमान हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ प्रकाश का एक जो शुरू जैसे हमने किया था, वहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ कि अपने आप को आप और ज्यादा प्रकाशित करें। और वो कैसे करेंगे? आप असफलताओं से सीखें, इमेजिन करें चीजों को, नए नए उपयोग करें, नए नए प्रयोग करें, सीखते रहें। सीखने का कोई उम्र नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। जिस दिन आप सीखना छोड़ देंगे, उस दिन इसका मतलब कुछ आप गलती कर रहे हैं, है ना। तो सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न वगैरह है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रकाश के बारे में बताया और उसका उपयोग भी बताया। आज का जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इससे देख सकते हैं कि बस प्रकाश ही है कि कैसे कुछ भी अगर ध्वस्त करना है, खराब करना है, तो कैसे प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अच्छी चीज भी है, खराब चीज भी है, दोनों साइड में है। कुछ चीज हम बना रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। अब ये है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं। जैसे आपका दिमाग है तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो अलग दिखेगा, और नेगेटिव तरह देखेंगे तो अलग दिखेगा। देखने का तरीका आपको मतलब सोचना होगा कि कैसे आप देखना चाह रहे हैं। तो बहुत 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 अच्छा लगा, काफी अच्छी तरीके से अच्छी चीजें आपने बताया बच्चों को।
और उसको दिखाया कि हाँ ये चीजें पुरानी थी, जैसे सीडी डीवीडी, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा किया। और भी बच्चे रियलाइज कर सकते हैं, आज का जो जमाना है उसको रियलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ राविन जी से रिक्वेस्ट करूंगा। राविन जी, आप हैं क्या? अच्छा, राविन जी की आवाज नहीं आ रही है। तो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों ने इसमें, मतलब काफी लोग जुड़े अलग अलग प्लेस से, जैसे भवन सिंह दमोर जी जुड़े, राकेश भार्गव जी जुड़े, राजेंद्र पराशर जुड़े, अखिलेश पाठक जुड़े, रवि कुमार जुड़े, हिमांशी जुड़े, नहर सिंह जुड़े, श्री कृष्णा केशव जुड़े, आनंद दुबे जुड़े। ऐसे बहुत लोग जुड़े अलग अलग प्लेस पे। लेकिन यहाँ पे एक हमारा रिक्वेस्ट है, सभी जो भी बच्चे हैं, सभी जो टीचर हैं, सभी जो पेरेंट्स हैं, कि कुछ क्वेश्चंस लिखें। आप लोग यूट्यूब पे थोड़ा सा क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग कुछ आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा हो रहा क्या रहा कि एक ही साइड में चल रहा है, केवल हम लोग बोल रहे हैं लेकिन आपका सुन नहीं रहे हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो आप अगर यूट्यूब पे जैसे पहले आप किया करते थे, बीच में थोड़ा सा गैप हुआ तो बीच में आपने नहीं किया, और इसके लिए वजह से क्या हो रहा है, केवल एक साइड हो रहा है। तो अगर आप उधर से क्वेश्चन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन लिखिए तो हम लोग उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका भी नाम बोला जाएगा। इस तरीके से काफी लोग, मतलब मैं देख रहा हूँ काफी लोग जुड़े, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं कि हाँ अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह अच्छे मतलब प्रोग्राम चल रहा है नॉलेज के लिए। तो उस सेंस में मैं कहूँगा कि हाँ, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग का प्लान है वो अच्छा है, और हमें लगता है बच्चों को नॉलेज मिलेगा। राविन जी, आप हैं क्या? I think भैया जी कुछ इनका नेटवर्क इशू है, वो है तो बट शायद आवाज नहीं आ रही। हम्म। अजय जी, आप कुछ ऐड करेंगे क्या इस पे? नहीं, आपका जो प्रश्न है काफी उचित है। थोड़ा सा डिस्कशन सेशन भी हो बच्चों से, और सारे जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि अपने प्रश्न लिखते रहें, या तो एक जो क्वेश्चन अलग से भेज भी सकते हैं हम लोगों को ईमेल के माध्यम से, या भी जैसे है। और अभी जैसे कि चीजें थोड़ा सा मतलब ये कोविड का केसेस कम हो रहे हैं, आई थिंक अब धीरे से हमें इसको इन पर्सन भी करने का कुछ विचार करना चाहिए। मैं इस पे मंच के माध्यम से, अगर रामील जी होते तो और अच्छा रहता कि कभी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज या कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो पाए तो और अच्छा रहेगा। बट हाँ, ये विचार है कि हम लोकल लेवल में देख सकते हैं कि फिजिकल कैसे क्या किया जा सकता है, लेकिन ये है कि पूरे एमपी को जोड़ना है। उस एमपी को जोड़ने के सेंस में हम कितना कर सकते हैं देखना होगा। हाँ, ये सोच सकते हैं कि हम कुछ लोगों को बुलाएं या कहीं पे एक प्लेटफॉर्म बनाएं, वहां पे जाके हम ऑर्गेनाइज करें और फिर वहां से ब्रॉडकास्ट करें। हाँ, कुछ इस टाइप का मतलब हम सोचा जा क्या सकता है है। कि कैसे? क्योंकि राष्ट्र शिक्षा केंद्र का कार्यक्रम है, हम्म। अगर ये चाहेंगे तो हमें कुछ ऐसे विद्यालयों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम जाके खुद जो हमारे रिसोर्स पर्सन उनको ले जाके लेक्चर कराएं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराएं, और उस सबको हम लाइव भी करें। राइट। हाँ हाँ, ये अच्छा तरीका है। तो धीरे धीरे करके एक एक शहर जो है, एक एक शहर में, मतलब जैसे एक इवेंट आज इंदौर में हो रही है, मान लीजिए आप, या इंदौर में 2 इवेंट हो रही है, कुछ इस तरीके पे भी अपन चर्चा कर सकते हैं हाँ कि अभी मतलब हो क्या रहा है कि केवल हम लोग बोल रहे हैं, बच्चों का क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। पहले हुआ करता था, वो क्वेश्चन बंद हो गया है। वो आता है क्वेश्चन तो लगता है कि हाँ वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। आई थिंक होता क्या है कभी कभी कि बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, फिर आके अपना खेलने लगते हैं, फिर शाम को वीडियो देखते हैं, या फिर हाँ, दूसरे दिन उनको स्कूल में दिखाया जाता है, तो वहां पे वो क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा सा अच्छा, हाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको ये रिक्वेस्ट होगा हमारा सभी टीचर से, सभी पेरेंट्स से, और सभी बच्चों से भी कि उसमें क्वेश्चंस लिखेंगे तो हम लोग कुछ न कुछ आंसर देंगे। जब आंसर ठीक। देंगे तो ठीक है, बाद में भी आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ आपका नाम भी बोला गया, प्लस आपके क्वेश्चंस को हम लोग अटेंड किए, कुछ न कुछ रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपका जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ, अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं तो उसको भी हम हाँ लोग बताने की कोशिश करेंगे ना, कि आपके भविष्य के बारे में, कि क्या किया जा सकता है, क्या सोच रहे हैं आप, फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, तो वो चीजें सोच सकते हैं।
ठीक है, इसी के बाद इसके साथ मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर मुकेश जी का, कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रकाश के बारे में परिचय दिलाया, प्रकाश का उद्योग भी बताया। रावण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो रावण जी थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? सर, मैं आज के वक्तव्य के लिए डॉक्टर मुकेश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत ही रोचक तरीके से हमारे विद्यार्थियों को प्रकाश के बारे में ज्ञान कराया। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरी आईआईटी इंदौर की टीम का, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी, डॉक्टर मृगेंद्र दुबे जी और अन्य तकनीकी सहयोग देने वाले सभी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ। साथ में मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी फील्ड की टीम का, जिसमें डाइट की हमारी फैकल्टी है जो नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ती है, एपीसी एकेडमिक, बीआरसी, बीएसी, सीएसी, शिक्षक साथी, अभिभावक और विद्यार्थियों का, जो सब लोग जुड़ करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और उनको बड़ी ही उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा रहती है। मैं अपने फील्ड के पुनः अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि यदि कतिपय कारण से कोई विद्यार्थी इस लिंक को अभी नहीं देख पाए हैं तो उनको इस लिंक को आप कभी भी शेयर कर सकते हैं, वो देख पाएंगे। साथ में ये कार्यक्रम हम दीक्षा पोर्टल में भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो पूरे देश के विद्यार्थी देख सकते हैं, हमारे प्रदेश के भी देख सकते हैं। हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए और भी व्यवस्था है कि आईआईटी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को, शिक्षकों को इसका प्रचार प्रसार करना है कि वो देख सकें, लाभान्वित हों। ये कार्यक्रम चूंकि पूर्णतः विद्यार्थियों के लिए है और हम लोग बहुत ही प्रयास कर रही हैं, पूरी आईआईटी की टीम कर रही है, साथ में आरएसके का भी सहयोग है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का जो मूल उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही सफलता मिलेगी। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए पुनः डॉक्टर मुकेश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बेहतरीन तरीके से प्रकाश के बारे में हमारे विद्यार्थियों को उनकी भाषा में, उनके स्तर में जाकर समझाया, क्योंकि निश्चित तौर से हमारे प्रदेश में विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, उनको हिंदी माध्यम में पढ़ाना होता है, समझाना होता है। और हमने ये भी पहले दिन से ही तय कर रखा है हम लोगों ने कि बच्चों का स्तर हमारे 6 से 8 का है, तो उनकी निश्चित तौर से आयु समूह भी लगभग 14 वर्ष का होता है। इस आयु वर्ग को आईआईटी के प्रोफेसरों द्वारा पढ़ाया जाना बहुत ही जो एक समय जमाने में अकल्पनीय था, उस कल्पना को हम लोग साकार कर रहे हैं। निश्चित ही हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं, शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं, फील्ड के अन्य व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। मैं पुनः एक बार आईआईटी की टीम का सादर आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रावण जी। उसमें मैं तो धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपका सतत सहयोग मिला। हम लोग बच्चों के पास कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए कुछ लोग कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें आपका सहयोग मिल रहा है, आपके पूरे टीम का सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः अपने टीम का धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर मृगेंद्र जी, डॉक्टर कुशवाहा जी, जिनका सतत सहयोग मिल रहा है। उसके साथ हमें सहयोग मिल रहा है प्रवीण, जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, नीरज सोनी हमें सपोर्ट कर रहे हैं अदर पोस्टर एंड अलग अलग चीजों के लिए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर अगले सेशन में, अगले अधिवेशन में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए होंगे और उसको जो टॉपिक है उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें आप जान रहे होंगे पहले, और जो जान रहे होंगे उसी से हम लोग उठाने की कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल तक ले जाए। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं और बोलिए जय हिंद।